क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत पिछले 2 लेक्चर में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो आपका फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर को भी हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर ही बेस्ड रखेंगे और कुछ और कैटेगरीज देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पेशली नीट, एम्स, आईआईटी इनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री पार्ट 3 और देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. If 4 gram of H2 is used in the reaction, then the amount of ammonia formed in the reaction will be। आपको बताया गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इस इक्वेशन के थ्रू रिएक्शन करते हैं। क्या इक्वेशन है? तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। आपसे बोला गया कि 4 ग्राम ऑफ H2 इज यूज्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन में अगर 4 ग्राम 4 ग्राम H2 यूज हुआ तो अमोनिया की कितनी अमाउंट बनेगी, अमोनिया की कितनी मात्रा बनेगी। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 22.66 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन इज 2.266 ग्राम, थर्ड ऑप्शन इज 0.2266 ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। याद रहे ये जो प्रॉब्लम है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पर बेस्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। सिर्फ अगर स्टाइक्योमेट्री आपको देखना आता है तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। याद रहे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्लाइड्स इस ढंग से बनाए गए हैं कि क्वेश्चन एक स्लाइड में रहे और उसका आंसर दूसरे स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और देन देखिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। अगर सही नहीं बना है तो कैसे बनेगा, क्लियर है, उसका एल्गोरिदम क्या होगा ये आप देखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था A 22.6 ग्राम। प्रश्न खड़ा हुआ ये कैसे आया। तो यहाँ पर जब भी आप स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो अननोन पैरामीटर है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसको हम यूजुअली x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। हम मान लेते हैं कि x ग्राम अमोनिया बनेगी। ये देखिए क्या लिखा गया है सोल्यूशन में, लेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बी x ग्राम। मान लेते हैं कि बनी हुई अमोनिया कितनी होगी? x ग्राम होगी। याद रहे 4 ग्राम हाइड्रोजन जब पूरी तरह रिएक्शन करेगा तो अमोनिया की कितनी ग्राम बनेगी? x ग्राम बनेगी, हमने मान लिया। और इस x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए आगे कैसे, क्या बताया गया, लेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बी x ग्राम। मान लेते हैं कि बनी हुई अमोनिया का अमाउंट x ग्राम है। तब देन वही इक्वेशन फिर से हमने लिख दिया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। यहाँ पर हमको स्टाइक्योमेट्री किसका देखना है? हाइड्रोजन और अमोनिया का। आप देख सकते हैं कि जब 3 मोल्स हाइड्रोजन यूज होता है तो 2 मोल्स अमोनिया बनता है। 3 मोल्स हाइड्रोजन यूज होगा तो 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। स्टाइक्योमेट्री क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 मीन्स 1:3:2। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 मोल, 1:3:2। तो 3 मोल्स हाइड्रोजन अगर यूज हो तो 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। अब इस मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। आपको मालूम है 1 ग्राम मालिक्यूलर मास जिस भी सब्सटेंस का है उतना ग्राम अगर उस सब्सटेंस का ले लिया जाए तो वह कहलाता है 1 ग्राम मालिक्यूलर मास और 1 मोल। तो हाइड्रोजन का मालिक्यूलर मास है 2, एटॉमिक मास 1 और मालिक्यूलर मास यानी अणुभार उसका कितना है 2 है।
तो नेचुरली 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, तो 3 मोल्स हाइड्रोजन मींस कितना ग्राम, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 ग्राम। अब इसको भी हमने मोल में कन्वर्ट किया, 1 मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम, अमोनिया का ग्राम मालिक्यूलर मास जितना ग्राम, तो अमोनिया का ग्राम मालिक्यूलर मास NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 14 यानी 17 ग्राम। तो अमोनिया का 1 मोल यानी 17 ग्राम, तो 2 मोल्स यानी 17 इंटू 2 ग्राम 34 ग्राम। अब आगे देखिए, जब हाइड्रोजन का 3 मोल्स रिएक्शन करता है तो अमोनिया का 2 मोल्स बनता है, या हाइड्रोजन का 6 ग्राम रिएक्शन करता है तो अमोनिया का 34 ग्राम, 17 इंटू 2 34 ग्राम बनता है। तो आपसे पूछा गया कि अगर हाइड्रोजन का 4 ग्राम यूज हुआ हो, 4 ग्राम रिएक्शन किया हो रिएक्शन में, तो अमोनिया कितना बनेगा, हमने मान लिया x ग्राम बनेगा। कितना बनेगा, x ग्राम। इसके बाद कुछ नहीं करना है, क्लास 5th 6th में जो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ते हो उसे अप्लाई कर देना है। ये देखिए, बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन दिस अपॉन दिस, ध्यान दीजिए, दिस अपॉन दिस, 6 ग्राम अपॉन 4 ग्राम वही लिखा गया है, इक्वल होगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस यानी 34 ग्राम, दिस अपॉन x ग्राम। अब आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करना है तो 6 इंटू एक्स, 6x इक्वल हो जाएगा 34 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्लियर है, 6x इक्वल हो गया 34 इंटू 4 के, तो 6x इक्वल हो गया 136 के, और x इक्वल हो जाएगा 136 अपॉन 6, दैट्स इक्वल्स टू 22.67 ग्राम। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आपने देख लिया कि अगर रिएक्शन में 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो अमोनिया का 22.67 ग्राम बनेगा। याद रहे, ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से था, इसमें कहीं कोई भी टेक्निकलिटी नहीं थी, सीधा सीधा प्रॉब्लम था। लेकिन अगला प्रॉब्लम जो हम लाने वाले हैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी दिखेगी। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, 2.8 gram of N2 and 6 gram of H2 are taken in a closed container and are subjected to reaction. The amount of ammonia formed will be, बोल रहा है कि किसी क्लोज्ड कंटेनर में 2.8 ग्राम N2 और 6 ग्राम H2 लेकर रिएक्शन कराया गया, तो अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा। याद रहे, इस प्रॉब्लम में हमको ये नहीं बताया गया कि N2 का, याद रहे दिया गया है कि कितना लिया गया है इनिशियली, 2.8 ग्राम N2 लिया गया है, 6 ग्राम H2 लिया गया है, इनके बीच रिएक्शन करा दिया गया, अमोनिया कितना बनेगा ये पूछ लिया गया। अब यहां ये देखना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट्स दिए गए हैं ये क्या पूरी तरह रिएक्शन कर रहे हैं आपस में। साथ में हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम क्वांटिटी में दिया गया है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेगा, रिएक्शन जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट समाप्त होगा रिएक्शन वहीं रुक जाएगा, प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा, जबकि जो एक्सेस में रिएजेंट है उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको देगा जो अमाउंट्स देगा उनमें से कोई एक रिएक्टेंट को क्या करेगा, लिमिटिंग रख देगा, क्लियर है, दूसरा एक्सेस में रहेगा। तो दो चीजें पूछ सकता है कि यहां पर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, या आपसे पूछा जा सकता है कि किस रिएजेंट का कितना अमाउंट बच जाएगा या प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन जाएगा। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करना मालूम होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां पहले 4 ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, बनी हुई अमोनिया के अमाउंट्स 34 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 3.4 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 1.7 ग्राम है, लास्ट है अनप्रेडिक्टेबल, बोल रहा है कि बताया नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन अधूरा है, ऐसा बोल रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए क्या होगा इसका एल्गोरिथम। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है।
कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो स्टाइक्योमेट्रिकली रिक्वायर्ड अमाउंट जितना नहीं दिया गया है। याद रहे, स्टाइक्योमेट्रिकली रिक्वायर्ड का मतलब हुआ कि बाय रेशियो जितने की जरूरत है उतना नहीं दिया गया है, वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और वो ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा, जबकि दूसरा रिएजेंट जो एक्सेस में था उसका कुछ अमाउंट बच जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर था बी 3.4 ग्राम। पता लगा कैसे आया, देखिए कैसे। सोल्यूशन फॉर द रिएक्शन वही है, इस बार रिएक्शन नहीं दिया गया था। हमको मालूम होना चाहिए N2 और H2 के बीच कौन सा रिएक्शन होता है। तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। स्टाइक्योमेट्री देखिए, इस बार तीनों की हम बात कर रहे हैं। 1 मोल N2, यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मोल N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2। किससे रिएक्शन करता है? H2 के 3 मोल से, ये सामने लिखा हुआ है। टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितना मोल अमोनिया बनाता है? 2 मोल्स। दिस इज स्टाइक्योमेट्री। क्लियर है? तो 1 मोल इज टू 3 मोल्स इज टू 2 मोल्स। अब मोल को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। 1 मोल N2 मतलब कितना ग्राम N2? तो N2 का जो ग्राम मालिक्यूलर मास है, ग्राम अणु भार है, कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार 14 है, तो ग्राम मालिक्यूलर मास N2 का यानी 2 नाइट्रोजन एटम है N2 मालिक्यूल में, तो नेचुरली 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। H2 का 3 मोल्स, 1 मोल H2 पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया, मतलब 2 ग्राम, तो 3 मोल्स यानी 6 ग्राम। गिब्स 34 ग्राम, 2 मोल्स अमोनिया पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी कितना ग्राम? 34 ग्राम। 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम, 17 इंटू 2 34 ग्राम। हियर अब यहां देखिए स्टाइक्योमेट्री देखिए, इन दोनों का, ये 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, हमको ये चेक करना है कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन में कौन खत्म हो जाएगा, कौन रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोक देगा। तो ये देखिए यहां पर 28 ग्राम इक्विवेलेंट है, 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2 दिस इज इक्विवेलेंट टू, ट्रिपल लाइन का साइन हमने दिया है, इज इक्विवेलेंट टू 6 ग्राम ऑफ H2। किसके इक्विवेलेंट है? 6 ग्राम के। अब रिएक्शन में आपने देखा है कि N2 का 2.8 ग्राम दिया गया है। थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं, ये देखिए 2.8 ग्राम N2 इनिशियली गिवन है और 6 ग्राम H2 इनिशियली गिवन है। अब देखिए इसका 28 ग्राम N2 का H2 के 6 ग्राम के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, तो नेचुरली देयरफॉर 2.8 ग्राम यानी 10 टाइम्स रिड्यूस कर दिया गया। 2.8 ग्राम ऑफ N2 इक्विवेलेंट होगा इसके 0.6 ग्राम के, यानी N2 के 2.8 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए H2 का मात्र 0.6 ग्राम लगेगा, जबकि इनिशियली 6 ग्राम गिवन है। तो नेचुरली यहां पर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि H2 एक्सेस रिएजेंट है, H2 ज्यादा अमाउंट में दिया गया है। तो बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है? तो याद रहे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा आगे रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बनना बंद हो जाएगा। तो अब आप क्या देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट यहां कौन है? N2 है, तो N2 का 2.8 ग्राम यूज हुआ, तो अमोनिया का कितना ग्राम बनेगा? अब आप N2 और अमोनिया का कोरिलेशन देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, सिंस गिवन अमाउंट ऑफ H2, याद रहे 6 ग्राम गिवन था, इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 2.8 ग्राम ऑफ N2। 2.8 ग्राम ऑफ N2 से रिएक्शन करने के लिए जो H2 का गिवन अमाउंट है वो ज्यादा दिया गया है, लगना है 0.6 ग्राम, दिया गया है 6 ग्राम इनिशियली। Hence N2 will be limiting reagent and it will decide the amount of ammonia formed। ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया की कितनी मात्रा बनेगी। अब आगे हम N2 और अमोनिया का रिलेशन देखेंगे। याद रहे स्टाइक्योमेट्री हम उसी इक्वेशन से डिसाइड करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बी x ग्राम। हमने मान लिया कि अमोनिया की कितनी अमाउंट बनेगी? x ग्राम। एक चीज और, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, यहां पर तो आपको सीधा सीधा 2.8 10 टाइम्स रिड्यूस किया गया था, यहां पर भी आपने 10 टाइम्स रिड्यूस कर लिया, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। उस केस में आप यहां रेशियो प्रपोर्शन अप्लाई कर सकते हो, इसको x मान लेते और उसके बाद दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करके x का वैल्यू निकाल लेते।
ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस हमारे वीडियोस में अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का शुक्ला सर के आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस पर जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनमें मिल जाएंगे आपको कैसे सॉल्व होते हैं। वहीं से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ उठाए हुए हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, अच्छे हैं। चलिए आगे देखिए। अब हमने मान लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड बी x ग्राम, बनी हुई NH3 का अमाउंट मान लेते हैं कि कितना ग्राम है, x ग्राम है। देन 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कहां से आया, थोड़ा सा पीछे जाइए, ये देखिए रिलेशन 1 मोल से 2 मोल बनता है, 28 ग्राम से 34 ग्राम बनता है, तो 2.8 ग्राम से x ग्राम बनेगा। इसी का हम रिलेशन ले रहे हैं आगे। ये देखिए क्या मिला, 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्विवेलेंट टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। Therefore 2.8 ग्राम ऑफ N2 विल बी इक्विवेलेंट टू x ग्राम ऑफ अमोनिया। यहां डायरेक्ट भी ले सकते थे, यहां 28 से 2.8 हुआ, यही 3.4 आ जाता, लेकिन मैंने यहां रेशियो प्रपोर्शन को अप्लाई करके सॉल्व कर दिया है। क्लियर है? तो आगे क्या मिलेगा, बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन 28 अपॉन 2.8 इक्वल हो जाएगा 34 अपॉन x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.4। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए हमको जितना समय लग रहा है सॉल्व करने में, आपको उससे कम लगेगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी सॉल्यूशन उतना इजीली और उतना ही जल्दी मिलेगा। क्लियर है? आपको मालूम भी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा रिवीजन करेंगे आप, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वेयर फील्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। बोल रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन एक स्टील वेसल में, एक स्टील के बर्तन में लिए गए और एक्सप्लोड कराया गया, उनमें विस्फोट कराया गया, उनके बीच रिएक्शन कराया गया। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। बोल रहा है कि इस रिएक्शन में वाटर का कितना अमाउंट बनेगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन इस बार ऑप्शंस ग्राम में नहीं बल्कि मोल में दिए हुए हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, कुछ नया नहीं है। 3 मोल्स, सेकेंड ऑप्शन 4 मोल्स, थर्ड ऑप्शन 1 मोल, लास्ट ऑप्शन 2 मोल्स। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि एक क्लोज्ड वेसल में, स्टील वेसल में 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन लेकर एक्सप्लोड कराया गया, उनके बीच रिएक्शन कराया गया। क्योंकि रिएक्शन यहाँ एक्सप्लोजिव होता है, बहुत तेज होता है, इसलिए वर्ड एक्सप्लोड यूज किया गया है। बताया जा रहा है कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। याद रहे स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट आपको पहचानना पड़ेगा। अगर किसी एक अमाउंट का, किसी एक रिएक्टेंट का यूज्ड अमाउंट नहीं दे रहा है सीधा सीधा, बल्कि इनिशियली कितना कितना लिया गया है ये दे रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस तो नहीं बना रहा है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट वहां कोई है तो उसके बेसिस पर डिसाइड होगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। याद रहे पिछले जैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ रिएक्टेंट्स बदल गए हैं, प्रोडक्ट बदल गया है। देखिए इसका आंसर है बी 4 मोल्स। कैसे आया देखिए, सोल्यूशन फॉर द रिएक्शन H2 और O2 के बीच क्या रिएक्शन होता है पहले ये देखिए। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। स्टाइक्योमेट्री 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O, यानी 2 मोल 1 मोल 2 मोल्स। यहाँ भी मोल्स होना चाहिए, वहाँ मोल होना चाहिए। खैर, अब 2 मोल्स को हमने वेट में कन्वर्ट किया, तो 2 मोल्स यानी 4 ग्राम, 1 मोल H2 मीन्स 2 ग्राम H2, तो 2 मोल्स H2 मीन्स 4 ग्राम। O2 का 1 मोल मीन्स 32 ग्राम। कैसे आया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम। तो इसका 4 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्शन करके इसका 36 ग्राम बनाता है। कैसे आया 36? H2O का मॉलिक्यूलर मास 16 + 2 यानी 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोल्स लिए हैं, तो 36 ग्राम।
तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्शन करके वाटर का 36 ग्राम बनाता है। अब here 4 gram of H2 is equivalent to 32 gram of O2. 4 gram of H2 is equivalent to 32 gram of O2. तो 10 ग्राम ऑफ H2, इस बार हमको यहां पर रेशियो प्रपोर्शन को फॉलो करना पड़ेगा। पिछले जैसा नहीं था कि 10 टाइम्स रिड्यूस हुआ था तो दूसरे को भी हमने 10 टाइम्स रिड्यूस कर लिया। इस बार ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्या देख रहे हैं? 4 ग्राम ऑफ H2 is equivalent to 32 gram of O2. Therefore 10 gram of H2 will be equivalent to x gram of O2 से यानी मान लिया हमने। x का वैल्यू निकालेंगे ताकि पता चल सके कि कौन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है? By ratio and proportion 4/10 equal to 32/x, 4/10 equals to 32/x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 into 32/4, that is 80 ग्राम। कहने का मतलब ये कि 10 ग्राम ऑफ H2 जो कि इनिशियल हाइड्रोजन का अमाउंट है जो दिया गया था, 10 ग्राम ऑफ H2 से रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन के 80 ग्राम लगेंगे, जबकि ऑक्सीजन का मात्र 64 ग्राम दिया गया है। याद रहे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वो 64 ज्यादा है, बट स्टाइकियोमेट्रिकली वह 64 कम है, क्योंकि 10 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए O2 का कितना ग्राम लगना है? 80 ग्राम लगना है, जबकि दिया गया है मात्र 64 ग्राम। मींस ऑक्सीजन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है और यह डिसाइड करेगा कि वाटर का कितना अमाउंट बनेगा। तो आगे हम ऑक्सीजन और वाटर का आपस में रिलेशन देखेंगे कि अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो तो वाटर का कितना ग्राम बनेगा। उस ग्राम को हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर हमको मोल में दिया गया है। कैसे कन्वर्ट होगा? तो जो मास आएगा उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? देखिए कैसे। सिंस गिवन अमाउंट ऑफ O2 64 गिवन है, is lesser than that required for reacting with 10 ग्राम ऑफ H2, 10 ग्राम ऑफ H2 से रिएक्शन करने के लिए जितना अमाउंट O2 का रिक्वायर्ड है उससे कम दिया गया है। कितना रिक्वायर्ड है? 80 ग्राम। अभी हमने कैलकुलेट किया, जबकि दिया कितना गया है? 64 ग्राम। क्लियर है? Hence O2 will be limiting reagent and it will decide the amount of water formed in the reaction. यहां O2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा और यह डिसाइड करेगा कि वाटर का कितना अमाउंट रिएक्शन में बनेगा। अब आगे देखिए, हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, O2 के कितने मोल्स दिए गए हैं? देखिए 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी इनिशियली गिवन है। तो अगर O2 के 2 मोल्स रिएक्शन करें तो वाटर के कितने मोल्स बनेंगे? आप चले जाइए स्टाइकियोमेट्री में, ये देखिए 1 मोल रिएक्शन करता है तो 2 मोल वाटर बनता है, 1:2 का रेशियो है, तो नेचुरली 2 मोल्स रिएक्शन करेगा तो वाटर का 4 मोल्स बनेगा। वही चीज आगे लिखा गया होगा, ये देखिए 1 mole of O2 is equivalent to 2 moles of H2O, therefore 2 moles of O2 will be equivalent to 4, 1 to 2 ट्वाइस हुआ है, 2 to 4 यहाँ ट्वाइस हुआ, 4 moles of H2O। चाहे तो आप इसको रेशियो प्रपोर्शन अप्लाई करके लंबा कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को, या डायरेक्ट अपने को दिख रहा है 1 से 2, 1 मोल O2 रिएक्शन किया तो 2 मोल्स H2O बनता है, तो अगर 2 मोल्स O2 रिएक्शन करेगा तो 4 मोल्स H2O बनेंगे। आंसर 4 आ गया। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मीथेन CH4 undergoes combustion in excess of air as per the following reaction। बोल रहा है कि मीथेन का एक्सेस ऑफ एयर में यानी एयर के वायु के आधिक्य में रिएक्शन होता है। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस gives CO2 गैस प्लस 2H2O liquid। If 4 ग्राम ऑफ मीथेन is used in the reaction, याद रहे मीथेन का यूज्ड अमाउंट दे दिया गया, मतलब आपको चेक नहीं करना है लिमिटिंग रिएजेंट इस बार। क्लियर है? इफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन इज यूज्ड इन द रिएक्शन द अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड विल बी, तो बोल रहा है कि CO2 गैस का कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड होगा। पहला ऑप्शन है 3.5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 4.0 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 11.2 लीटर एट STP, चौथा ऑप्शन है 5.6 लीटर एट STP।
देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है। यहाँ पर दो तो अमाउंट दिए गए हैं, मास के फॉर्म में दिए गए, जबकि नेक्स्ट दो ऑप्शन जो है वॉल्यूम के फॉर्म में दिए गए हैं। और एक बड़ा ही स्पेसिफिक यहाँ फैक्ट यूज होगा। क्या है फैक्ट? आपको मालूम है किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इस फैक्ट को यहां हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शंस यहां लीटर में गिवन है। क्लियर है? और कुछ नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट भी यहां फाइंड नहीं करना है। किसी एक रिएजेंट का यूज्ड अमाउंट डायरेक्टली दे दिया गया, 4 ग्राम ऑफ मीथेन इज यूज्ड। तो पूछ रहा है कि यहां पर अमाउंट ऑफ CO2 गैस का कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड होगा। सिर्फ अंतर इतना है कि दो ऑप्शन मास के फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि रेस्ट 2 ऑप्शंस जो है वॉल्यूम के फॉर्म में दिए गए हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर डी है 5.6 लीटर एट एसटीपी। CO2 का 5.6 लीटर बनेगा एट एसटीपी। कैसे बनेगा ये देखिए। सोल्यूशन, लेट अमाउंट ऑफ CO2 ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो भी अननोन पैरामीटर है हम उसको x मान करके चलते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया लेट अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड इन रिएक्शन बी x ग्राम। पहले अमाउंट के फॉर्म में ले रहे हैं, कितना ग्राम बनेगा x ग्राम। देन ये देखिए CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। याद रहे इन दोनों का रिलेशन हमको देखना है क्वेश्चन में, इसलिए इनको हमने नहीं लिखा है, कोई जरूरत नहीं है उनकी। 1 मोल CH4 इफ रिएक्ट्स कंप्लीटली इट फॉर्म्स 1 मोल CO2। 1:1 का रेशियो है, 1 मोल 1 मोल। 1 मोल CH4 यानी कितना ग्राम? 16 ग्राम। कैसे आया? कार्बन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 4 into 1 यानी 4 प्लस 14 कितना हो गया? कितना होना चाहिए? सॉरी, कार्बन का एटॉमिक मास 12 नॉट 14। कितना? 12 प्लस क्या मिला अपने को? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 into 1 यानी 12 प्लस 4 16 ग्राम। CO2 का 1 मोल कार्बन 12 प्लस 2 into 16 यानी 44 ग्राम। अब यहां CH4 का 4 ग्राम यूज्ड अप हुआ है, 4 ग्राम, तो CO2 का कितना ग्राम बना? मान लिया गया x ग्राम बना। अब x का वैल्यू रेशियो प्रपोर्शन से निकालेंगे, बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या मिलेगा? 16/4 इक्वल्स टू 44/x। x का वैल्यू आ जाएगा 11 ग्राम। दो ऑप्शंस में से जो मास के टर्म में दिए हुए थे उनमें से कोई भी 11 ग्राम नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ये देखिए दो ऑप्शंस, मास 3.5 और 4 ग्राम दिया गया था, जबकि मास के टर्म में CO2 का कितना अमाउंट बनेगा? तो 11 ग्राम बन रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब हम फैक्ट अप्लाई करेंगे। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इस फैक्ट को हम आगे यूज करेंगे। ये देखिए, हियर 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। CO2 का 1 मोल एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो 22.4 लीटर। अब 1 मोल यानी कितना ग्राम? और 44 ग्राम ऑफ CO2 का 44 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी। मोल को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया। देयरफॉर 11 ग्राम ऑफ CO2, याद रहे 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। 11 ग्राम ऑफ CO2 विल बी इक्विवेलेंट टू 5.6 लीटर एट एसटीपी। हमने डायरेक्ट इसको भी 4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया है। आप चाहो तो x मान करके आप कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? 5.6 लीटर। तो ये हो गया आंसर आपका। कितना हो गया? 5.6 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज अंडरगोज कंबस्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज एयर से रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2 और H2O, साथ में एनर्जी। क्या रिएक्शन है? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। बोल रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज कंबस्टेड। अगर ग्लूकोज का 18 ग्राम का कंबस्शन किया जाए, दहन किया जाए,
द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज इन कंबशन विल बी, तो कंबशन में ऑक्सीजन का कितना अमाउंट यूज होगा, सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, कुछ भी लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा फॉर्म आपको आंसर मिलेगा यहां पर। तो बोल रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज का दहन हुआ है, O2 का कितना ग्राम बनेगा, इन दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन देखना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, A 192 ग्राम, B 19.2 ग्राम, C 1.92 ग्राम, लास्ट ऑप्शन है नन। देखिए कैसे बनेगा आंसर इसका B 19.2 ग्राम करेक्ट आंसर है। सोल्यूशन देखिए, मैंने पहले ही बताया, जो अननोन पैरामीटर है आप x मान लीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। Let the amount of oxygen used be x ग्राम, not as be x ग्राम। Used amount ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, मान लेते हैं x ग्राम। Then तब क्या होगा, इक्वेशन क्या था, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O। इनका रिलेशन देखना है, उनसे कोई मतलब नहीं। 1 mole glucose if undergoes combustion there is utilization of 6 moles of O2। कितना मोल्स O2 यूज होगा, 6 मोल्स। अब हम इसको मास में कन्वर्ट करते हैं, 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 180 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है, 180 निकाल सकते हैं आप। तो 180 ग्राम ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा, 6 मोल्स यानी 6 × 32 ग्राम। तो 18 ग्राम यूज हुआ, याद रहे सीधा सीधा 10 टाइम्स रिड्यूस हुआ है। यहां भी आप 32 × 6 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, एक्स का आंसर यहीं आ जाएगा। तो 18 ग्राम से कितना बना, x ग्राम। आगे हमने इसको कैलकुलेट कर दिया बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी क्या 180 अपॉन 18 इक्वल्स टू 192 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 180x इक्वल हो जाएगा 18 × 92 192, 18 × 192, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 192 × 18 अपॉन 180, तो आंसर आ जाएगा 19.2 ग्राम। तो ये सिंपल आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम था इसमें कुछ भी नहीं था, जो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम हमने लिया था सेम वैसा ही था, सीधे सीधे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट का केस बन रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको जो है वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज अंडरगोज कंबस्शन in respiration as per the following reaction to produce energy। same reaction given है, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy। If 1.8 gram of glucose is used in combustion then the volume of CO2 produced at HTP will be। बोल रहा है कि अगर ग्लूकोज का 1.8 ग्राम यूज हुआ तो HTP पर CO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा। मास वॉल्यूम रिलेशन पूछ रहा है, कुछ नहीं है, वही फैक्ट यूज होगा, 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट HTP। इस फैक्ट को यूटिलाइज करना है। यहां भी कोई भी केस लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए क्या दिया है, 1.34 लीटर, सेकेंड ऑप्शन 13.4 लीटर, थर्ड ऑप्शन 11.2 लीटर, लास्ट ऑप्शन 22.4 लीटर। कैसे सॉल्व होगा देखिए। आंसर है इसका A 1.34 लीटर। कैसे आया, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट HTP बी x लीटर। मान लेते हैं कि CO2 का HTP पर प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम कितना है, x लीटर है। देन किसका यहां पर रिलेशन देखना है, तो ग्लूकोज और CO2 का। 1 मोल ग्लूकोज गिव्स 6 मोल्स ऑफ CO2, 180 ग्राम ग्लूकोज गिव्स 6 × अब इस मोल को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया है। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 6 मोल का 6 × 22.4 लीटर, तो 180 ग्राम कितना हो गया, 6 × 22.4 लीटर, तो 1.8 ग्राम कितना हो जाएगा, x लीटर। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1.344 लीटर। तो समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। याद रहे ये सारे जो आपको क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व फॉर्म में हैं, इन सब का PDF अवेलेबल है chemistryforcompetition.com पर। इस साइट पर आप जाइए, आपको इसका पूरा का पूरा
जो है PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। या सबसे अच्छा तो तरीका है आप वीडियो के बेसिस पर तैयारी कीजिए, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और देन आगे देखिए कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन और आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ 30 ml of H2 and 20 ml of O2 are reacted to form water, what will remain left at the end of the reaction? बोल रहा है कि H2 का 30 ml और O2 का 20 ml रिएक्ट कराएंगे, तो रिएक्शन के पश्चात क्या बच जाएगा? इस बार एक्सेस रिएजेंट की बात हो रही है, आपको पहचानना पड़ेगा कौन एक्सेस रिएजेंट है और उसका कितना अमाउंट यूज होगा, कितना बच जाएगा, ये आपको चेक करना है। ऑप्शंस याद दिए हुए हैं, ए 10 ml ऑफ H2, बी 5 ml ऑफ H2, सी 10 ml ऑफ O2, डी 5 ml ऑफ O2। कैसे सॉल्व होगा? याद रहे लिमिटिंग रिएजेंट जैसा ही है, लेकिन इस बार आपको एक्सेस रिएजेंट को ध्यान में रख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आंसर इसका डी है, 5 ml ऑफ O2। कैसे आया देखिए, सोल्यूशन फॉर द रिएक्शन 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, वाटर यहां पर गैसेस फॉर्म में बनेगा। क्या रिएक्शन था? 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। रेशियो है 2 मोल्स H2 का, रिएक्शन करता है 1 मोल O2 से। अब मोल को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, 2 मोल्स यानी 2 इंटू 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को हम 1 वॉल्यूम मान लेते हैं, तो 2 मोल्स यानी 2 वॉल्यूम। अगर H2 का यूज होता है तो ऑक्सीजन का 1 मोल यानी 1 वॉल्यूम यूज होगा, तो इसका 2 वॉल्यूम, तो इसका 1 वॉल्यूम। तो इसके 30 ml के लिए 30 ml H2 का गिवन है, 30 ml के लिए इसका मात्र 15 ml लगेगा। ध्यान दीजिए, H2 का 30 ml गिवन है, H2 के 30 ml के लिए रेशियो क्या है? 2:1 का है। अगर इसके 2 वॉल्यूम्स लग रहे हैं तो इसका 1 वॉल्यूम लग रहा है रिएक्शन में, तो 30 ml के लिए इसका मात्र 15 ml लगेगा, जबकि गिवन अमाउंट कितना है? 20 ml है। सीधा सीधा कोई कैलकुलेशन आगे नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि O2 यहां पर एक्सेस रिएजेंट है, 20 ml गिवन है, उसमें से 15 ml यूज हो रहा है, तो बच कितना जाएगा? 20 माइनस 15 यानी 5 ml। आंसर मिल गया आपको। देखिए क्या लिखा है, सिंस गिवन वॉल्यूम ऑफ O2, इस बार वॉल्यूम गिवन है, is more than that required for reacting with 30 ml of H2. Hence O2 will be excess reagent and it will remain left at the end of the reaction. Here volume of O2 left कितना होगा? 20 ml यानी इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम यूज्ड माइनस 15 ml। क्या आंसर आ गया? 5 ml। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। क्लियर है? एक्सेस रिएजेंट क्या बच जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये बहुत ही खास प्रॉब्लम, हाउ मेनी मोल्स। याद रही, ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन्हीं में से सिलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, उनको हमने यहाँ इंक्लूड किया है, ताकि सिर्फ उस प्रॉब्लम को नहीं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप बना सकें। जरूरी नहीं है कि यही एज इट इज उतर जाएगा, नेवर, नहीं होता ऐसा। लेकिन क्वेश्चन की कैटेगरी तो फिक्स है, उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस उठाता है। सिर्फ आपको समझना पड़ता है, जानना क्या चाहता है हमसे, सामने वाला क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो ये देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस will contain 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बोल रहा है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स में ऑक्सीजन का 0.24 मोल्स होगा। याद रहे, ये जो प्रॉब्लम है यह आपका बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स पर, कंपाउंड्स के परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस्ड है। क्लियर है? ऑप्शंस दिया हुआ है 0.02 मोल्स, सेकेंड ऑप्शन है 3.125 इंटू 10⁻⁻² मोल्स, थर्ड ऑप्शन 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल्स, और लास्ट ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। देखिए कैसे सॉल्व होगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के 1 मोल में
ऑक्सीजन एटम का कितना मोल है, ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में पूछा है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। मॉलिक्यूल के फॉर्म में पूछता, कैलकुलेशन का तरीका बदल जाता। अब हम यहां पर देखेंगे कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स है। तो आप देख सकते हैं 1 मोल में ऑक्सीजन के 4 × 2 यानी 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के हैं। एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो इसके बेसिस पर आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, x मान करके देखिए कैसे। आंसर है इसका B 3.125 × 10⁻⁻² मोल्स। कैसे आया? फ्रॉम द फार्मूला। इस बार हमको इक्वेशन की स्टाइक्योमेट्री नहीं देखनी है, बल्कि फार्मूले की स्टाइक्योमेट्री देखनी है। फ्रॉम द फार्मूला ऑफ Mg3PO4 twice, that is magnesium phosphate, it is clear that 1 mole Mg3PO4 twice is equivalent to 8 moles of oxygen atoms। एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स एटम्स हैं? तो 4 × 2 यानी 8 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हैं। बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन, ध्यान दीजिए, पहले यहां 1 मोल में 8 मोल्स, तो x मोल्स में पूछ रहा है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स में ऑक्सीजन के 0.25 मोल्स होंगे। ये नोन है, इस बार ये अननोन था, इसको हमने x मान लिया है। Therefore, x moles of Mg3PO4 twice will be equivalent to 0.25 moles of oxygen atoms. By ratio and proportion, this upon this, that is 1 upon x equal होगा 8 upon 0.25. 1 upon x equals to 8 upon 0.25. Therefore, क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इक्वल हो जाएगा 0.25 के, x इक्वल हो जाएगा 0.25 अपॉन 8 यानी 3.125 इंटू 10⁻⁻² मोल्स। ये आपका आंसर आ गया। तो कई बार आपकी स्टाइक्योमेट्री हमको कहाँ देखना पड़ता है? किसी कंपाउंड में भी देखना पड़ता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही खास, जितने प्रॉब्लम्स देखे शायद उनमें सबसे खास प्रॉब्लम आपके सामने आया है। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, क्या 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन 250 ml of its aqueous solution. The volume of 0.1 NaOH for complete neutralization of its 10 ml is। इस टाइप का एक प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में, यानी जो सेकेंड पार्ट हमने लिया था, उसमें डिस्कस किया था। अंतर इतना है कि वहां पर हम मोलरिटी के बेसिस पर डिस्कस किए थे, यहां नॉर्मेलिटी के टर्म में दिया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा, अदरवाइज लगभग मिलता जुलता प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या है क्वेश्चन फिर से। 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट के 250 ml में उसका 6.3 ग्राम प्रेजेंट है। बोलता है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इट्स 10 ग्राम। ये जो सोल्यूशन था जहां 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट प्रेजेंट था 250 ml सोल्यूशन में, उसके 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 NaOH का कितना ml लगेगा? 0.1 NaOH यानी 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ml लगेगा? पहला ऑप्शन है 40 ml, दूसरा 20 ml, तीसरा 10 ml, चौथा 4 ml। बड़ा ही प्यारा सा प्रॉब्लम, बहुत ही खास। देखिए कैसे बनेगा। आंसर है इसका A 40 ml। क्या आंसर है? 40 ml। प्रश्न खड़ा हुआ है 40 ml आया कैसे? याद रहे इनके एल्गोरिथम पर आप विशेष ध्यान देंगे, कैसे बन रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स पर आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये सिलेक्शन लेवल के प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को बनाते हैं तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, मान लीजिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि हर एग्जामिनेशन में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो, उसको पूरी तरह से इस ढंग से बनाया जाता है कि लोगों से बने क्वेश्चन, लेकिन सारे के सारे नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो सब लोग बना लेते हैं,
कुछ वो होते हैं जो थोड़ा मेहनत किए हैं वो बना पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सेग्रीगेशन होता है अलग अलग कैटेगरीज में। इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्शन कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, या लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो केस आपने देखा था सिलेक्शन कैटेगरी के क्वेश्चन है वो। तो देखिए कैसे बनेगा सोल्यूशन। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट H2C2O4.2H2O इक्वल होगा ग्राम मालिक्यूलर मास अपन बेसिसिटी। बेसिसिटी इसकी 2 है, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं। तो ग्राम मालिक्यूलर मास इसका निकाल सकते हैं, 126 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 63। तो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का इक्विवेलेंट मास कितना मिला? 63। हियर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, Here number of equivalent of oxalic acid in 250 ml of solution, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सोल्यूशन के 250 ml में 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड है? तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? मास अपॉन ग्राम मालिक्यूलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन, जैसे ग्राम मास अपॉन ग्राम मालिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल्स मिलता है, वैसे ही मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जितना ग्राम ले लीजिए वह क्या मिलता है? वहां पर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास मिलता है। तो यहां पर 250 ml सोल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का कितने ग्राम इक्विवेलेंट मास है? क्या मिलेगा? 6.3 ग्राम, यानी मास 250 ग्राम में 6.3 ग्राम था, गिवन है, अपन ग्राम, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो 250 ml में कितना प्रेजेंट है? 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो 10 ml में कितना होगा पहले ये पता कीजिए, और फिर देखिए कि उस ग्राम इक्विवेलेंट के लिए NaOH का कितना वॉल्यूम लगेगा। क्योंकि इक्विवेलेंसी में आप क्या देखोगे, अगर इक्विवेलेंट मास गिवन है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास के लिए दूसरे सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास लगता है। क्लियर है? 1:1 का रेशियो होता है इक्विवेलेंट के टर्म में। तो यहां पर आप देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट था, तो 10 ml में कितना होगा? तो 250 ml में कितना था? 6.3/63। तो 1 ml में कितना मिलेगा? तो 0.1 डिवाइडेड बाय 250 कर दिए और इंटू 10 कर दिए, ये मिल गया अपने को 10 ml सोल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। क्लियर है? अब हम देखा कि यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन कितना मिला? 0.1/250 इंटू 10, यानी 0.004 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिला, जिसको आप मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें। मिली इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मिली इक्विवेलेंट कितना मिला? 4 मिली इक्विवेलेंट। अब 4 मिली इक्विवेलेंट आपको चेक करना है कितने ml NaOH सोल्यूशन में NaOH होगा, वही आंसर होगा। आगे देखिए, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल होगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना? 0.1 नॉर्मेलिटी इंटू V1 वॉल्यूम, इसी को हमको फाइंड करना है, इक्वल होगा 4 के, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इन 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमको मिल चुका है। कितना मिला है? 4 मिली इक्विवेलेंट। तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/0.1 यानी 40 ml, ये मिल गया अपने को आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया कि जो गिवन सोल्यूशन था ऑक्सैलिक एसिड का, उसके 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 N NaOH का कितना वॉल्यूम लगेगा। याद रहे, यहां पर आपने देखा कि 1 इक्विवेलेंट एसिड के लिए 1 इक्विवेलेंट बेस का लगता है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। क्लियर है? मिली इक्विवेलेंट के टर्म में दोनों के मिली इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर इसका 4 मिली इक्विवेलेंट एसिड है तो अल्कली का बेस का भी 4 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ N0 be the Avogadro's number, the value of 1 AMU will be numerically equal to, अगर N0 Avogadro's number हो तो 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू न्यूमेरिकली यानी आंकिक रूप से किसके इक्वल होगा? बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है, यह एक फैक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता रहता है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन दिया है N0, सेकेंड ऑप्शन N0/2, थर्ड ऑप्शन 1/N0, लास्ट ऑप्शन नन।
तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर N0 अवोगाड्रोस नंबर हो तो 1 AMU का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। तो याद रहे न्यूमेरिकली वह 1/N0 के यानी रेसिप्रोकल ऑफ अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होता है। कौन? एटॉमिक मास यूनिट। कैसे होता है आगे कैलकुलेट किया गया है। आंसर देखिए, सी आंसर इसका करेक्ट है 1/N0। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन देखिए, बाय डेफिनेशन ग्राम AMU का एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है। देखिए बाय डेफिनेशन द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें हिस्से का मास। क्या देख रहे हैं? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब उसके वैल्यू को आगे हमने जो है कैलकुलेट किया है और N0 के टर्म में लाने की कोशिश की है। सिंस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप कितना होगा? 12 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास यानी 1 मोल, मास ऑफ 6.022 या 23 भी लिखते हैं किसी किसी बुक में। मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 कितना हो गया? 12 ग्राम। Therefore mass of 1 atom of C12 कितना हो जाएगा? 12 upon this, 12 upon 6.022 into 10⁻23 ग्राम। Therefore अब इसका एक एटम का मास है, उसका 1/12 पार्ट लेना है, तो क्या होगा? Therefore mass of 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 12वां हिस्सा कितना होगा? 1/12 into this much, 1/12 इंटू 12 अपॉन 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू आ गया 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, दैट इज 1/N0। दिस इज N0। तो ये आपको वैल्यू मिल गया किसका? 1 AMU का। आपने देखा कि 1 AMU न्यूमेरिकली अवोगाड्रोस नंबर के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। कुछ प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं और बड़े इजी आते हैं, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड, तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हम यहाँ क्रैश कोर्स की क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अगर आपको उससे अपडेटेड होना है तो हमारे इस चैनल पर क्लासेस जो है दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूंगा मैं, आप देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट पीरियड में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।